सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1। जी हाँ दोस्तों, इससे आर्टिकल फर्स्ट से लेकर 4 तक को हम कंप्लीटली समझेंगे और साथ ही साथ में आज के सेशन के माध्यम से ही हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बारे में भी कंप्लीटली समझने वाले हैं कि सभी स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ था। क्लियर है? स्टेप बाय मैंने आपको भी बताया कि पार्ट 1 के आर्टिकल फर्स्ट से लेकर 4 तक, आर्टिकल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ में कंप्लीटली हमें यूनियन एंड इंडिया की इट्स टेरिटरी के बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल फर्स्ट से लेकर 4 तक हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इसके सेकंड पड़ाव में, दैट मींस कि सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले, जो कि आज ही होगा है ना, इसी सेशन के माध्यम से, जिसमें हम बात करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में अब जैसा कि आप जानते हैं, जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिपेंडेंस के बाद में भारत को जो है ना, आज का भारत बनने के लिए कई सारी स्टेज से गुजरना पड़ा था, कई सारी स्टेज पार करनी पड़ी थी। तो इस सब स्थिति में आने के, जैसे आज हम देखते हैं कि कई स्टेट है या हमारे जो है कई यूनाइटेड स्टेट भी हैं, तो उन सब को जो फॉर्मेशन था वो 55 तक कंप्लीटली चला था और लास्ट में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया। तो ये सारे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे ना, तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी को आपको थोड़ा कंसिडर करना होगा, थोड़ा सा है ना याद रख करके चलना होगा और इनको कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले देखते हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। लेकिन उससे पहले मैं क्लासेस की एक भूमिका जो है एक तैयार कर दूं, ताकि आप लोगों के लिए पूरा सेशन एकदम इजी हो जाए। देखिए, आज के कंप्लीट सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के पार्ट 1 मतलब भाग 1 में, और भाग 1 में जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, उन पर डिस्कस करेंगे, जो कि आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 आर्टिकल कंप्लीट दिए गए हैं। और हमें कंप्लीटली ये भी देखना है कि आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, 3 और 4 आदि आदि में क्या क्या दिया गया है, और उन्हें एज इट इज हमें याद भी रखना है। तो हम पढ़ेंगे ही उस स्टाइल में कि हमें कंप्लीटली ये जो आर्टिकलों में जो अंतर्गत दिया गया है वो कंप्लीट याद रहे। ठीक है? और उसके बाद में रीऑर्गेनाइजेशन की जो कहानी है, पूरी स्टेट बनने की जो कहानी है, उसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे पूरे पॉइंट टू पॉइंट ही। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल फर्स्ट तो पहले अपने पहले पैरा में कहता है, क्या कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया जो है, इंडिया जो कि भारत है, यह राज्यों का एक यूनियन होगा। क्या हो दोस्तों? यूनियन होगा। एक एक शब्द पर यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर शब्दों पर ही जो है थोड़ा सा घुमाव करके ना आप लोगों से एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। क्या लिखा गया है? इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। लेकिन यहां पर एक शब्द और भी हो सकता था, फेडरेशन ऑफ स्टेट भी हो सकता था, फेडरेशन ऑफ स्टेट भी हो सकता था। लेकिन फेडरेशन और दोनों का हिंदी मीनिंग आप निकालोगे ना, तो दोनों का हिंदी मीनिंग निकलेगा संघ। क्या होगा? संघ। लेकिन संघ और संघवाद, फेडरेशन दैट मीन संघवाद और यूनियन मतलब कि संघ। तो क्या भारत संघ है या संघवाद है? कई बार हमने सुना होगा भारतीय संविधान को संघवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फेडरेशन क्या है? अच्छा, हमने यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा? उसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? अंबेडकर महोदय ने बहुत अच्छे शब्दों में समझा है। जरा पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़िए। क्या लिखा गया है? नाउ वी द वर्ड यूनियन एंड नॉट फेडरेशन। हम भारत के लिए यूनियन वर्ड यूज करते हैं, ना कि फेडरेशन। विशेष रूप से याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और हम कंफ्यूज भी हुए हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन यहां पर रखा गया है कि ये वर्ड क्यों, यूनियन ही क्यों, फेडरेशन क्यों नहीं, तो इसका जवाब बहुत ही प्यारे शब्दों में डॉक्टर बी आर अंबेडकर महोदय ने बहुत ही प्यारे शब्दों में इसका जवाब दिया है। और कहा है उन्होंने, क्या कहा है कि इंडिया इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट। ध्यान सुनिए, क्या कहा उन्होंने? इंडिया जो है ना, स्टेट के बीच में एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। भारत राज्यों के बीच में हुए समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका क्या है? अमेरिका में प्रारंभिक रूप से जो 11 राज्य हुआ करते थे, उन 11 राज्यों ने आपस में बैठ करके एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के माध्यम से ही संघ का निर्माण हुआ था, मतलब केंद्र सरकार का निर्माण हुआ था। लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत में, या कहें कि जो भारत, जो केंद्र सरकार है हमारी, जो केंद्र है, ये किसी राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। किसने कहा? अंबेडकर महोदय ने कहा। स्टेटमेंट याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है? रादर इट इज एन इंडेस्ट्रक्टिबल
यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ये कोट आपको हर किसी किताब में मिल जाएगा, लेकिन जरूरत है इसके मतलब को समझने की और मतलब को समझ के यहां पर थोड़ा फिट करने की। क्या कहा गया है? इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन। इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन मतलब कि इसका मतलब होता है अमर। अमर, इसको हम और भी एक वाक्य यूज करते हैं इसके लिए कहा जाता है कि अविभाज्य अविभाज्य संघ का है ना, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। इस स्टेटमेंट का मतलब, इस कोट का मतलब होता है इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। का मतलब होता है कि भारत में जो है संघ को का में कभी परिवर्तन नहीं आ सकता, क्योंकि ये अविभाज्य है। जबकि स्टेट क्या है? डिस्ट्रक्टिबल है, विभाज्य है। राज्यों में परिवर्तन हो सकता है, राज्यों की सीमाओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, राज्यों के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, दो राज्यों को मिलाकर एक बनाया जा सकता है, या किसी एक राज्य को दूसरे राज्य में मिलाकर उसका अस्तित्व भी खत्म किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन संघ में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। हिंदी में आप ट्रांसलेट करोगे तो कई सारे शब्द आपको इसके लिए मिल जाएंगे, बस आपको जरूरत है इसके भाव को समझने की। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, दिस मीन स्टेट कैन बी अल्टर्ड, मर्ज्ड और डिवाइडेड। ठीक है ना, तो जो राज्य हैं, स्टेट हैं, वो अल्टर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है ना, मर्ज भी हो सकते हैं, और साथ में उनको डिवाइड भी किया जा सकता है, जैसे 1956 में एमपी को किया गया था, मध्य प्रदेश को किया गया था, जिसे छत्तीसगढ़ बनकर करते हैं। आर्टिकल फर्स्ट से तो देखिए 4 आर्टिकल की हम बात करेंगे, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 की। ठीक है ना, चारों आर्टिकलों को थोड़ा सा बेसिक रूप में थोड़ा याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा स्पीड से हम लोग यहाँ बढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप मेरे पीछे जो मैप लगा हुआ है इंडिया का, इसको अच्छे से देख लीजिए। वो मैं जानता हूँ अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया के मैप से आप भली बाती परिचित होंगे, और जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का मैप भी आप भली बाती जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छे से उसको स्टडी कर लीजिए, है ना। पूरा मैप आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, आंखें बंद करो तो भी आपको इंडिया और अपने स्टेट का मैप नजर आना चाहिए, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए इंडिया के मैप में आप भली बात जानते हैं, हमारे इंडिया के मैप पर गोवा कहाँ है और सिक्किम कहाँ है। और मैं ये दोनों का उदाहरण क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में गोवा और सिक्किम दोनों को लिया है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, सबसे मेन तो सुनिए। दरअसल दोस्तों, आर्टिकल फर्स्ट को हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में? 3 भागों में। अच्छा, ये दिखाता क्या है? तो ये दिखाता है भारत के क्षेत्र को। क्या बताता है? भारत के क्षेत्र को बताता है, और भारत के क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही हमने इसे 3 भागों में डिवाइड करके रखा हुआ है आर्टिकल फर्स्ट को। तो आर्टिकल फर्स्ट में 3 भागों में हमने इसको डिवाइड किया। पहले भाग में हमने क्या लिखा? स्टेट को दे दिया, फर्स्ट पार्ट दिया स्टेट को। दूसरे पार्ट में क्या लिख दिया? यूनियन टेरिटरीज। ठीक है ना, संघ शासित प्रदेश जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में दिया गया टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड। तो पहले तो इन तीनों का मतलब समझ लीजिए। जो आपके आज कंप्लीट राज्य हैं, स्टेट है, उनको रखा गया इसके पार्ट 1 में, पार्ट ए में रखा गया है। पार्ट बी में संघ शासित प्रदेश दैट मीन्स की यूनियन टेरिटरीज को रखा गया है, और पार्ट सी में उन राज्यों को रखा गया है दोस्तों, जो राज्य अभी भारत में शामिल नहीं है लेकिन आगे शामिल होने की संभावना है। क्लियर है? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अब ये आगे और किसको शामिल, तो दोस्तों ये आज का नहीं है, 1950 में इसको तैयार किया गया था, है ना, उस समय लागू हुआ था। लेकिन उसके बाद भी कई राज्यों का अधिग्रहण किया गया, भारत में मिलाया गया था, क्योंकि उस समय तक भारत के कई क्षेत्र ऐसे थे जिन्हें भारत में नहीं मिलाया जा चुका था, बाद में मिलाना था। आगे समझ जाएंगे आप, सुनिए। सो द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज बट ऑल्सो एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया इन द फ्यूचर। ठीक है ना, तो वो सभी राज्य, वो सभी टेरिटरीज जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन आगे चल करके भविष्य में भारत का हिस्सा बन सकती है। एग्जाम्पल के रूप में एक हमने गोवा को लिया है। क्यों लिया गोवा को? तो जब हम आजाद हुए थे, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था, तब तक गोवा जो है ना, इंडिया के इस मैप पे यहां पर देखिए, गोवा जो है, ये गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि 1961 तक
गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ करता था। तो 1961 में हमने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया और भारत में मिला लिया, एक पृथक राज्य बना दिया। उसके बाद में सिक्किम की कहानी आती है। सिक्किम को भी 1974 तक जो है सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। 1974 में हमने सिक्किम को भारत में लेकिन एक सहयोगी राज्य के रूप में एक्सेप्ट किया। बाद में 1975 में सिक्किम को हमने एक पृथक राज्य का दर्जा दे दिया, है ना, एक राज्य का दर्जा दे दिया। तो सिक्किम को भी भारत में बाद में ऐसे और भी कई क्षेत्र जिन्हें आजादी के बाद में एक्वायर किया गया था और उसी के लिए हमने तीसरा प्रावधान